अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। क्या एक युक्ति 2 बार दोहराई जा सकती है? क्या जासूसी के दम पर किसी का एटम बम टाए टाए फिस किया जा सकता है? इजराइल ने ऐसा किया ईरान के साथ। अमेरिका ने सोचा चलो हमऊ लकड़ी काट आए, लेकिन अब की सामने था नॉर्थ कोरिया। खेल फिस हो गया। क्या है नॉर्थ कोरिया के बम की कहानी? आज इसमें क्या बड़ा खुलासा हुआ है? इसका चीन कनेक्शन क्या है? और जब दुनिया जूझ रही थी कोरोना से, तब नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा था? क्या दुनिया चौकन्नी होगी? क्या यह पहले कम चौकन्नी थी? सब बताएंगे आज के दुनियादारी में। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। बात जटिल है जियोपॉलिटिक्स की, तो एक जंट किस्से से शुरुआत करते हैं। 1960 की बात है। इजराइल के दक्षिणी हिस्से में नेगेव रेगिस्तान है और यहीं पर बसा है इसका शहर डिमोना। शहर के बाहर एक किला है नए जमाने का, रिसर्च सेंटर है दरअसल। एक रोज इसके आसमान में हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था। उस पर सवार थे अमेरिका के राजदूत ऑगडेन रीड। उनके साथ इजराइल के अधिकारी भी थे। उन्होंने नीचे किलानुमा बिल्डिंग को देखा तो पूछा, ये क्या है? जवाब मिला, कपड़े बनाने का कारखाना। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद दुनिया को असली जवाब भी मिल गया। यह कारखाना तो था, लेकिन कपड़े नहीं, एटम बम की सामग्री बनाने का। अब इसका नाम है शिमोन पेरेज नेगेव रिसर्च सेंटर। इस बिल्डिंग में उस वक्त न्यूक्लियर रिएक्टर बन रहा था। फ्रांस की मदद से इजराइल ऐसा कर रहा था। अमेरिका शुरू के कुछ बरस अंधेरे में रहा, कम से कम प्रत्यक्ष तौर पर, लेकिन फिर उसने इजराइल की इस हसरत पर हामी भर दी। और दशकों बाद जब एक पास के देश ने ऐसी ही खुफिया हरकत करनी चाहिए, तो दोनों ने मिलकर उसकी चुंगी भी लगा दी। ये बात 2009 की है। जी, किस्सा फास्ट फॉरवर्ड हो गया। ईरान न्यूक्लियर बम बनाने में लगा था और कोई इंटरनेशनल प्रेशर उसे रोक नहीं पा रहा था। फिर इजराइल काम पर लगा। उसके जासूसों ने सबसे पहले ईरान की न्यूक्लियर साइट नतांज से सेंट्रीफ्यूज की डिजाइन और दूसरे डिटेल्स चुराए। अब ये सेंट्रीफ्यूज क्या है? वो मशीन जिसके सहारे परमाणु हथियार के लिए जरूरी एनरिच्ड यूरेनियम तैयार किया जाता है। यानी बहुत महत्वपूर्ण चीज। जो तिरंगा के फैन हैं वो ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह और फ्यूज कंडक्टर्स को याद करें। ये उसका पहुंचा हुआ वर्जन समझ लीजिए रूपकों के लिहाज से। सेंट्रीफ्यूज हासिल करने के बाद इजराइल ने उसकी कॉपी तैयार की। कॉपी क्यों बनाई? उन पर वायरस के प्रयोग करने के लिए। ऐसे कंप्यूटर वायरस जो सेंट्रीफ्यूज के सिस्टम को चौपट कर दें। इजराइल का प्रयोग सक्सेसफुल रहा। एक वायरस बनकर तैयार हो गया जिसका नाम रखा गया स्टक्सनेट। इसका काम था ईरान के पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को चौपट करना। इजराइल ने कंप्यूटर के रास्ते, नेटवर्क के रास्ते इस वायरस को भेजा और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सेंट्रीफ्यूज के तबाह होते ही, उसकी पूरी गणना के चौपट होते ही छिन्न भिन्न हो गया। क्या ईरान का प्रोग्राम इस हमले के बाद हमेशा के लिए खत्म हो गया? जवाब है नहीं, लेकिन इसमें जरूरी डिले आ गया, ऐसा इजराइल को लगा। बाद में भी इस तरह की युक्तियां होती रहीं। अभी 2020 की ही बात है। हमने आपको दुनियादारी में बताया था कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट में आग लग गई और संदेह इजराइल के जासूसों पर है। जासूसों के जरिए बम फुस करने की ये ट्रिक अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया में अपनानी चाहिए। जैसा इजराइल ने किया वैसा हम करें। कब किया उन्होंने ऐसा? बराक ओबामा के दूसरे कार्यकाल के दौरान। तब नॉर्थ कोरिया ऐसी मिसाइल बनाने में लगा था जो दूसरे महाद्वीपों तक हमला कर सकें। सीधे बात कहूं तो अमेरिका पर हमला कर सकें। लेकिन मिसाइल फाइनल टेस्टिंग में फेल हो जाती। कभी इनका रॉकेट फट जाता, कभी मिसाइल का रूट गड़बड़ा जाता। यह सब हो रहा था साइबर और इलेक्ट्रॉनिक हमले के चलते। लेकिन नॉर्थ कोरिया ईरान के मुकाबले वक्त रहते चेत गया। 2016 में वहां के तानाशाह किम जोंग उन ने जांच के आदेश दिए और फिर फरवरी 2017 में 5 अधिकारियों को एंटी एयरक्राफ्ट गन के सामने खड़ा कर भून दिया गया। इन पर संदेह था अमेरिका के ऑपरेशन को सफल करने का। इस गोलीबारी के बाद से नॉर्थ कोरिया का प्रोग्राम जारी है न्यूक्लियर बम के जखीरे को बढ़ाने का। पर यहां पर हम में उत्सुकता आ सकती है कि यह न्यूक्लियर बम का सिलसिला नॉर्थ कोरिया के संदर्भ में शुरू कैसे हुआ। देखिए, इसकी 2 थ्योरी हैं। पहली पॉपुलर थ्योरी है लेकिन कमजोर है कि कोरिया का जो पेनिसुला था उसके 2 हिस्से, नॉर्थ आया सोवियत संघ के संरक्षण में और साउथ आया अमेरिका के।
जब 1980 के दशक में कोल्ड वॉर खत्म होने को था तो सोवियत संघ भी कमजोर हो रहा था। तब नॉर्थ कोरिया को लगा अब अमेरिका हम पर प्रेशर बनाएगा और उससे बचने का तरीका है कि हम न्यूक्लियर बम बना लें। यह पॉपुलर थ्योरी है, लेकिन दूसरी ज्यादा ठोस थ्योरी क्या है? नॉर्थ कोरिया शुरू से ही बम बनाने की तैयारी कर रहा था। और नॉर्थ कोरिया का शुरू कब शुरू होता है? सितंबर 1948 में यह देश बना। उसकी दिलचस्पी थी बम में। उसने देखा था कि पड़ोस के जापान को कैसे सरेंडर करना पड़ा बम के गिरने के बाद हिरोशिमा और नागासाकी में। उसके बाद कोरिया युद्ध हुआ, अमेरिका का दखल हुआ और उसके बाद साउथ कोरिया तेजी से आर्थिक तरक्की करने लगा। नॉर्थ कोरिया में भी तरक्की हो रही थी, डर की। एक डर नागरिकों में कि वो किम वंश की तानाशाही झेलते रहें, और दूसरा डर एक देश के तौर पर प्रसारित किया गया कि अगर हथियार नहीं हुए तो युद्ध न हार जाएं। जब किसी देश के शासक अपने देश के लोगों को बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं करा पाते हैं, तब ऐसे ही दुश्मन देश का डर दिखाते हैं। नॉर्थ कोरिया के इस डर को दुहा सोवियत संघ ने। इसने नॉर्थ कोरिया के योंगबोंग में एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनवाया। शुरू में कहा गया शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए है, मतलब एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन फिर एक जासूस के सहारे जरूरतें बदल दी गई। ये बात 70 के दशक की है, 1970 के दशक की। न्यूक्लियर बम की होड़ दुनिया में जोरों पर थी। सुपर पावर अपने हिस्से का भंडारण कर चुके थे। ऐसे में उनका शांति शांति खेलने का मन कराया। दुनिया के सामने आई एनपीटी, ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, एक अंतरराष्ट्रीय संधि जिसका मकसद था न्यूक्लियर हथियारों की होड़ रोकना और साथ साथ न्यूक्लियर एनर्जी के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा देना। बिना परमाणु हथियार वाले देशों से कहा जाता, एनपीटी पर दस्तखत करो, गारंटी दो कभी न्यूक्लियर बम नहीं बनाओगे और बदले में हम तुम्हें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देंगे ताकि उससे तुम बिजली और दूसरी जरूरी चीजें बना सको। नॉर्थ कोरिया को इस प्रोग्राम में अपने लिए मौका दिखा। उसने वादा किया, भैया हम दस्तखत करेंगे लेकिन कुछ वक्त चाहिए। और तब तक उस कुछ वक्त में उसने एक दूसरे संगठन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA का मेंबर बनना स्वीकार कर लिया। अब ये दूसरी संस्था क्या है एनपीटी के अलावा? ये एनपीटी एक संधि है, ये एक संस्था है, स्वायत्त अंतरराष्ट्रीय संस्था है न्यूक्लियर एनर्जी के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को प्रमोट करने के लिए। नॉर्थ कोरिया 1974 में इसका मेंबर बनता है और फिर नॉर्थ कोरिया का एक साइंटिस्ट 1975 में पहुंचता है इस संस्था के हेडक्वार्टर में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ये साइंटिस्ट यहां क्यों गए थे? प्रकट तौर पर इनका काम था अपने देश के लिए यह सीखना कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का पीसफुल इस्तेमाल कैसे होता है। लेकिन ये चोट्टा आदमी था। ये हेडक्वार्टर से न्यूक्लियर रिएक्टर के डिजाइन चुरा रहा था और अपने देश नॉर्थ कोरिया को भेज रहा था। ये 5 साल तक ये कांड करता रहा और पब्लिक को दुनिया की कब पता चला? 1980 में, जब नॉर्थ कोरिया ने अपने दम पर न्यूक्लियर रिएक्टर बना लिया। दुनिया को पता चला तो हैं करने लगे, खीसे निपोड़ने लगे, बोले हम बिजली बनाएंगे, बम नहीं बनाएंगे, निश्चिंत रहिए। और इन्होंने कितनी बिजली बनाई? सिर्फ 23 दिनों के इस्तेमाल की और उसके बाद हथियार की ग्रेड वाले प्लूटोनियम को तैयार करने लगे। दुनिया ने फिर से प्रेशर डालना शुरू किया और तब नॉर्थ कोरिया ने 1985 में एनपीटी पर दस्तखत किए। लेकिन इसकी शर्तों को पूरी तरह से तब भी नहीं माना। पिछले दरवाजे से बम बनाने में लगे रहे और अपने यहां सोवियत संघ से भागे कुछ साइंटिस्टों को भी भर्ती कर लिया ताकि बम बनाने की रफ्तार तेजी पकड़े। इन सब में 5-8 साल खर्च हो गए। फिर 1993 में आकर दुनिया ने नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नए सिरे से फोकस करना शुरू किया। आरोप लगने लगा कि ये चुपके चुपके रात दिन प्लूटोनियम की रिप्रोसेसिंग कर रहे हैं ताकि उसकी मदद से न्यूक्लियर हथियार बना सकें। जवाब में नॉर्थ कोरिया बोला, हम पे इल्जाम लगाया तो हम एनपीटी छोड़ देंगे, कट्टी कर लेंगे। फिर IAEA को इस मामले में दखल देना पड़ा। वो इसे ले गया सिक्योरिटी काउंसिल। अब यहां के 5 परमानेंट मेंबर जिनके पास वीटो पावर है, इसमें अमेरिका, फ्रांस और रूस और ब्रिटेन यानी इन 4 ने कहा कि नॉर्थ कोरिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित होना चाहिए। लेकिन फिर आगे आ गया चीन, वीटो कर दिया और इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल की इस प्रस्ताव को सिर्फ मांग बनकर रह जाना पड़ा। और इसी पॉइंट पर आकर अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच लगा कि अब सब खत्म हो गया, अब दुश्मनी की दरार बढ़कर रहेगी। लेकिन तभी बातचीत शुरू हुई। इसकी पहल की अमेरिका के राष्ट्रपति रहे जिमी कार्टर ने। वो तानाशाह किम इल सुंग से मिले। फिर कार्टर ने उस वक्त जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, उनसे कहा कि नॉर्थ कोरिया यानी कि किम इल सुंग बातचीत के लिए तैयार है। दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। फिर नॉर्थ कोरिया ने एनपीटी से हटने का फैसला वापस लिया। 1994 में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ और तब नॉर्थ कोरिया ने कहा, हम अपना प्लूटोनियम बेस्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम
रोक रहे हैं। फिर से सुनिए इस वाक्य को, हम अपना प्लूटोनियम बेस्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक रहे हैं। यहां पर एक ट्रिक है अश्वत्थामा हतोहता की तरह। क्या ट्रिक? प्लूटोनियम बेस्ड प्रोग्राम को रोका जा रहा था। ये न्यूक्लियर हथियारों की पुरानी टेक्निक थी, 1940 के दशक वाली। लेकिन एक नई टेक्निक आ गई थी हथियार बनाने की, एनरिच्ड यूरेनियम टेक्निक। नॉर्थ कोरिया ने इस दूसरी टेक्निक को जारी रखा और एनपीटी की मेंबरशिप से भी इसमें फायदा मिला। कैसे? एनपीटी अपने बिना परमाणु हथियार वाले सदस्यों को प्लूटोनियम और एनरिच्ड यूरेनियम का उत्पादन करने की इजाजत देता था, तब तक जब तक कि ये सदस्य देश इन उत्पादों के सहारे न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाते। लेकिन हाईली एनरिच्ड यूरेनियम से हथियार बन सकता है। ऐसा ना हो पाए, इसके लिए भी एक प्रावधान है कि आईएईए सदस्य देशों की न्यूक्लियर साइट्स का नियमित परीक्षण करे। नॉर्थ कोरिया के केस में आईएईए ऐसा नहीं कर पा रहा था। उसके पास इसके जवाब में सिक्योरिटी काउंसिल के सहारे नॉर्थ कोरिया पर एक्शन लेने का विकल्प था, लेकिन वहां उनके कक्का बैठे थे चीन, जो हर वक्त वीटो करते, बचाव करते। यानी आईएईए कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर पाया। और चीन क्या बोलता था? बातचीत से हल निकालो। हल नहीं निकला। और फिर 2003 का साल आ गया जब नॉर्थ कोरिया ने खुद को एनपीटी से अलग कर लिया। आईएईए के अधिकारियों को भी कहा चलिए जाइए जाइए। और इसके 3 बरस बाद अक्टूबर 2006 में नॉर्थ कोरिया ने किया अपना पहला धमाका, पहला परमाणु परीक्षण। जवाब में यूएन ने उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन नॉर्थ कोरिया अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाता रहा। अब तक वो 6 बार धमाके कर चुका है, 6 एटॉमिक टेस्ट। तो अब नॉर्थ कोरिया के पास क्या है? 2 अहम चीजें हैं। पहला, 250 किलो टन तक के बम। अब ये 250 किलो टन को कैसे समझें? हिरोशिमा में जो बम गिराए गए थे वो 15 से 20 किलो टन के थे, ऐसे समझिए। दूसरी चीज, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। मई 2019 से अब तक यहां पर 2 दर्जन से ज्यादा न्यूक्लियर क्षमता वाली हाइपरसोनिक मिसाइल भी लॉन्च हो चुकी हैं। इसके अलावा KN-23 मिसाइल है जो 2 मिनट के भीतर पूरे दक्षिण कोरिया को चपेट में ले सकता है। नॉर्थ कोरिया का यह भी दावा है कि उसका ह्वेसॉन्ग मिसाइल अमेरिकी मेनलैंड को निशाना बना सकता है। तो ये तो हो गई उनकी हथियार की क्षमताओं की बात। अब कुछ आखिरी बात सुनिए। आज नॉर्थ कोरिया दुनियादारी के रडार पर क्यों आ गया? हम क्यों ये कहानी बांच रहे हैं? क्योंकि यूएन की एक नई रिपोर्ट आई है। ये कहती है कि जब बाकी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, तब नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को अपग्रेड कर रहा था, उसका स्तर बढ़ा रहा था। और इस काम के लिए पैसा कहां से आया? नॉर्थ कोरिया में लोग बैठे हैं जो साइबर हैकिंग करते हैं, एक और किस्म की चोरी। और इस हैकिंग के जरिए उन्होंने 21 अरब 87 करोड़ रुपए चुराए और इन्हें लगा दिया हथियार वाले प्रोग्राम में। मिसाइल, कलपुर्जे और तकनीक के जरिए इस प्रोग्राम में एक देश और उसकी मदद कर रहा था। गेस व्हाट? इस देश का नाम क्या है? इस देश का नाम है ईरान। जी, दुनिया वाकई गोल है। किस्सा ईरान से चला और ईरान पर पहुंच गया। अपने हथियार नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग अक्सर दिखाता भी रहता है, प्रदर्शन प्रियता। जनवरी 2021 में उसने इसकी परेड की, फिर बयान दिया कि हम न्यूक्लियर पनडुब्बी और मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी बना रहे हैं। और फिर अमेरिका को ठेंगा दिखाते हुए बोला, वहां सत्ता में कोई रहे, उनकी हरकतें और फितरतें नहीं बदलती, इसलिए नॉर्थ कोरिया अपने परमाणु प्रोग्राम को जारी रखेगा, पार्टी यूं ही चलेगी। किम ने यह क्यों कहा? हम जानते हैं। अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति ट्रंप लबरा किस्म के थे। पहले किम को ट्विटर पर धमकाते रहे, फिर एक दिन शांतिदूत बनकर मिलने पहुंच गए, लेकिन आखिर में नॉर्थ कोरिया ने वार्ता की शर्तें नहीं निभाई और हो गया ढाक के 3 पात। अब अमेरिका में जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं, उनके सामने चुनौती है इस देश को इंगेज करने की। जी, इंगेज करना पड़ेगा। एक उग्र न्यूक्लियर पॉलिसी नॉर्थ कोरियन लीडरशिप के लिए अपनी नाकामियां छिपाने का सबसे बड़ा औजार है। अपने नागरिकों को दूसरे देशों का डर दिखाते रहो, उन्हें दूसरी चीजें मत दो और ये कहो, देखो हम तुम्हारे लिए बम बना रहे हैं, तुम्हारी रोटी का, तुम्हारी पढ़ाई का, तुम्हारी दूसरी मानवीय बुनियादी चीजों का हिस्सा काटकर, ताकि तुम सुरक्षित रहो, तुम्हारा देश सुरक्षित रहे। तानाशाह इस तरह से ही काम करते हैं। अब तक कमेंट बॉक्स में आ गया होगा, तानाशाह कब रिलीज कर रहे हो? पहले बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं, बसंत पंचमी के बाद इसका आगाज होगा। और दुनिया को भी ये ध्यान रखना होगा कि नॉर्थ कोरिया अपनी इस न्यूक्लियर हरकतों का आगाज कभी दुनिया के खिलाफ न कर पाए। यह था आज का बड़ी खबर। अब सुर्खियों के नक्कार खाने की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी म्यांमार से है। सेना ने यहां विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए कई इलाकों में मार्शल लॉ लगा दिया, पर प्रदर्शन कम नहीं हुए। म्यांमार की जनता कह रही है, हमें अपनी डेमोक्रेसी वापस चाहिए। और ये प्रदर्शनकारियों पर वहां की जो फौजी तानाशाही है वो रबड़ की बुलेट दाग रही है। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो भी सर्कुलेट हो रहे हैं जिसमें गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है।
म्यांमार के प्रदर्शनकारी प्रदर्शन के साथ साथ पुलिस से जो उनका विरोध कर रही कह रहे हैं हमारे साथ आओ, ये हमारे और तुम्हारे हक की लड़ाई है। और कई जगहों पर इसका असर भी दिख रहा है। पुलिसकर्मी ड्यूटी छोड़कर प्रदर्शनकारियों से मिल गए हैं और वहां पर फौज को तैनात किया जा रहा है। दूसरी सुर्खी जापान से है। यहां टोक्यो ओलंपिक गेम्स के सैकड़ों वॉलंटियर्स ने इस्तीफा दिया। सामूहिक इस्तीफे की वजह पूर्व प्रधानमंत्री योशिरो मोरी ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं। हमने आपको पिछली दुनियादारी में बताया था कि एक मीटिंग में उन्होंने महिलाओं को नीचा दिखाने वाला बयान दिया था कि ये ज्यादा बोलती हैं, मीटिंग का टाइम खराब करती हैं। लीक हुआ तो माफी मांगी, पर पब्लिक कह रही है माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, इस्तीफा देना होगा। अब कमेटी ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। तीसरी सुर्खी न्यूजीलैंड से है। यहां एक पार्टी है जिसका नाम है माओरी। ये पार्टी न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी ट्राइब का प्रतिनिधित्व करती है। इसके नेता हैं सांसद जी जिनका नाम है राइवरी वाइटिटी। उन्हें संसद से निकाल दिया गया और इसकी वजह थी एक टाई। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट का ड्रेस कोड है कि जो पुरुष सांसद हैं वो टाई पहनकर आए। रावरी टाई पहनने के बजाय, सूट पहनने के बजाय अपनी कल्चरल ड्रेस में पहुंचे, अपनी पारंपरिक परिधान में पहुंचे। स्पीकर ने टोका तो वो बोले टाई साम्राज्यवादी प्रतीक है, उन्हें अपनी कल्चरल पोशाक पहनने की आज़ादी चाहिए। और इसके जवाब में स्पीकर ने उन्हें डिबेटिंग चैम्बर से बाहर निकाल दिया। कमाल है, जिसकी ज़मीन है, जो मूल निवासी है, पहले तो वहाँ पहुँच जाओ और फिर उनके कल्चर को ही बुरा बताओ। दुनिया की सारी ताकतवर जो शक्तियाँ हैं उन्होंने ऐसे ही दुनिया के दूसरे हिस्सों को अपना उपनिवेश बनाया और उन सब के दिमाग में भर दिया कि तुम खराब हो, तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारे परिधान, तुम्हारी भाषा कमज़ोर है और हम तुम्हें संवारने आए हैं। व्हाइट मैन्स बर्डन। क्या भारत इस सोच से मुक्त हो पाया है? क्या भारत इस हीन भावना से मुक्त हो पाया है? हम कब कब अपनी परंपराओं को, अपनी मान्यताओं को दुनिया के दूसरे देशों के पैमाने पर खरा उतरते पाते हैं? कब कब हम हीन भावना महसूस करते हैं? और हम यहाँ नहीं कह रहे कि अपने गौरवशाली अतीत को इतना चपेट लो कि भविष्य के बारे में भूल जाओ, लेकिन समझदारी में और इस तरीके की अंधभक्ति में फर्क होता है। वैज्ञानिक सोच हो, जो पुराना अच्छा है, जो पुराना हमारे स्वत्व से जुड़ा है, उसको मजबूत रखा जाए। हमारी भाषा, हमारी मिट्टी, हमारी माँ बदली ना जाए, क्योंकि वो हमारी निर्मित का हिस्सा है। और इसके साथ ही फिर से दुनिया को रास्ता दिखाने की कोशिश की जाए, लेकिन रास्ता वो दिखाता है जिससे खुद रास्ते का भान हो। अब चलते हैं, अपना रास्ता नापते हैं। अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।